नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो स्टार्टअप मंत्र। एक ऐसा शो जहां पर हम स्टार्टअप वर्ल्ड की तमाम बारीकियों को आपके सामने बेहद आसान भाषा में रखते हैं। इसके साथ ही हमारी कोशिश यही होती है कि आपको इंफॉर्मेशन दें, आपको इंस्पायर करें और तमाम जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप की दुनिया में आना चाहते हैं, जो छा जाना चाहते हैं, उनको बेहतर तरीके से गाइड करें। और इसी कड़ी में हमारे साथ हर हफ्ते दिग्गज स्टार्टअप के तो तमाम फाउंडर्स, को फाउंडर्स, बड़े बड़े मैनेजमेंट जुड़ते हैं और आज भी हम ऐसे ही तमाम दिग्गजों से बातचीत करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि आपको हम बेहतर तरीके से स्टार्टअप के पूरे इकोसिस्टम के बारे में बता पाए। तो आज की चर्चा में भी ऐसे ही कई दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं रितेश खंडेलवाल साहब, जो कि को फाउंडर हैं जायोड के। रितेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मनीष लूनिया साहब जुड़ रहे हैं, जो कि को फाउंडर हैं flexilons.com से। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इन दोनों दिग्गजों के अलावा आपको एक जानकारी दे दें, शो के आखिर में हम आपको एक खास बातचीत सुनवाएंगे और यह बातचीत होगी मंजरी सिंगल से, जो कि बिजनेस हेड हैं एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज में फ्लिपकार्ट में। तो उन ये खास बातचीत भी आप देखना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले पहले जो हमारे मेहमान हैं उनको चर्चा में शामिल करते हैं। रितेश, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे आपके स्टार्टअप को लेकर है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके पीछे सोच थी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ओके प्रशांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे स्टार्टअप मंत्रा शो पर आने का मौका दिया। और इस शो के बारे में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जितने भी अपने हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर ये शो बहुत लोकप्रिय है और वाकई में ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को सीखने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्रयास के लिए। तो जायोड एक बी टू बी मैन्युफैक्चरिंग अपैरल टेक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे हम लोग यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वर्ल्ड वाइड उसको एक्सपोर्ट करते हैं। दिस इज द जायोड। और जायोड के अंदर हम लोग, मैं पिछले 14 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने एज ए ब्रांड भी और एज ए मैन्युफैक्चरर भी, दोनों एंगल से एक ब्रांड की जर्नी को भी देखा है और एक सप्लाई की जर्नी को भी देखा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले कि जहाँ पे ब्रांड्स लोग अपना इन्वेंट्री को लेके बहुत परेशान रहते थे और उनको इन्वेंट्री फोर्सफुली उनको बाय करनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल प्रशांत जी, आपको मान लो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर कि आप जाकर अपना मिनिमम जो आपको इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, मान लो किसी पीस के आपको 100 पीस रिक्वायर्ड है, वो आप बाय कर सको। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। तो हमने इसी सोच को लेके इस प्लेटफॉर्म को हमने स्टार्ट किया और आज हम सक्सेसफुली ब्रांड्स की इन्वेंट्री को भी कम कर रहे हैं और हम सप्लायर्स को भी कंसिस्टेंट हम लोग डिमांड दे रहे हैं। वाकई रितेश, एक्साइटिंग जर्नी रही है आपकी और आगे भी ये सफर बेहतर ही रहे। अब जरा मुझे भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जरा बताइए। किस तरह का ये पूरा इकोसिस्टम आपको नजर आ रहा है? आप लंबे समय से इसे देख रहे हैं और किन सुधारों की आवश्यकता आप देखते हैं? पिछले, मैं यदि 15 साल की बात करूं तो 15 साल में काफ़ी भारत ने ग्रोथ की है। पहले हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग बहुत अच्छे थे। आप जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया है और पूरे विश्व में हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग का एकदम दिखा रहे हैं। पिछले सालों में मैं देखो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है मैन्युफैक्चरिंग में और इसलिए इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप भी काफ़ी आए हैं। मैं बात करूँ और तो जिस तरीके से आज पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जिस तरीके से आज ईजी ऑफ बिजनेस हो रहा है, उसलिए आज यंग एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत जल्दी आके अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। फंडिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। यदि आप लोग एक एंटरप्रेन्योर यदि पैशनेट है अपने विजन को लेके, यदि उसके पास में एक रियल प्रॉब्लम है सोल्व करने के लिए, तो वो अपना स्टार्टअप आज आराम से कर सकता है और वो आराम से अपना फंड भी रेज कर सकता है। और इस स्टार्टअप को करके वो इस दुनिया की कोई सी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आज हम लोग देख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके, एग्री से लेके, डिफेंस से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि लोगों ने सॉल्व नहीं की थी, उसको सॉल्व करने के लिए आज भारतीय आगे आ रहे हैं और उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वाकई ये कमोबेश मैं जितने भी फाउंडर से बात कर रहा हूं, जितने भी स्टार्टअप के दिग्गजों से बात कर रहा हूं, वो एक चीज जो हमें बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त का माहौल सबसे बेस्ट माहौल है स्टार्टअप के लिहाज से, किसी भी कारोबार के लिहाज से। चलिए, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आता हूं। कुछ कारोबारी डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ फंड भी आपने जुटाए हैं, जरा उसके बारे में रोशनी डालिए। किस तरह के फंड्स हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर हैं, जरा उस पर रोशनी डालें।
प्रशांत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि हमारे इस आइडिया को पहले दिन से ही इंडस्ट्री ने सराहा और इस पे हमारा हमेशा सपोर्ट किया। पिछले साल जनवरी में हमने 3.5 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 28.5 करोड़ रुपए हमने जुटाए। लाइट स्पीड ने हमको सपोर्ट किया। लाइट स्पीड दुनिया का जाना माना फंड है, उसने हमको सपोर्ट किया। और 18 महीने बाद में आज मैं ये, मुझे इसको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें अभी इसी महीने हमें 18 मिलियन फंड वापस से ए सीरीज के तौर पे रेज हमने किया है। और इसमें आरटीपी ग्लोबल, जो कि वापस से दुनिया का बहुत जाना माना फंड है, उसने इसको लीड किया है। और साथ में हमारे करंट इन्वेस्टर्स, जो हमारे मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, लाइट स्पीड, ऑल्ड्रिया कैपिटल वगैरह, इन सब ने इसमें योगदान दिया है। तो आज हमने 150 करोड़ रुपए सक्सेसफुली हमने रेज किए हैं। अब इस फंड का हम लोग जो उपयोग है, वो हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में, हमारे सप्लाई नेटवर्क को बिल्ड करने में, इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। आज प्रशांत जी, भारत का एक्सपोर्ट करीबन 5% के आसपास ही है। इसको इसको बढ़ाने में हम लोग इस फंड का यूज करेंगे। कैसे हम लोग हमारे सप्लाई चेन को और विकसित कर सकते हैं, उनको कैसे और ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको कैसे हम लोग और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां पर हम इस फंड का यूज करेंगे। और इस दुनिया को और पावरफुल तरीके से उनको फैशन ट्रेंड्स हम लोग भारत से हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। रितेश, मेरा अगला सवाल फैशन ट्रेंड को लेके है, क्योंकि आप लोग क्लोथिंग से डायरेक्टली डील करते हैं। किस तरह के फैशन ट्रेंड्स बदल रहे हैं पहले और अब में, क्या फर्क नजर आया है, और किन चीजों पर आप फोकस करने वाले हैं आने वाले वक्त में? देखो, फैशन ट्रेंड्स की मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि हर कुछ दशकों में फैशन ट्रेंड्स और इसकी रिसर्च में कुछ 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 ना कुछ परिवर्तन आते हैं। तो कोविड के बाद में स्पेशली क्या हुआ है कि सोशल मीडिया का जमाना बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। और हमने ये देखा है कि अब फैशन, पहले फैशन चल रहा था 6 महीने, 8 महीने, साल भर वो फैशन चलता था। अब वो फैशन बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली चेंज होता है। इसके लिए हमने कुछ एआई के हमने टूल्स डेवलप किए हैं, जिससे कि हम पूरी दुनिया से फैशन के ट्रेंड्स को हम लोग कैप्चर करते हैं। और आज फैशन जो है वो एक देश की सीमाओं से बढ़कर आगे जा चुका है। आज मैं भारत की बात करूं, या मैं जापान की बात करूं, या मैं यूएस की और यूके की बात करूं, तो आप आपस में क्रॉस कंट्रीज फैशन आज काफी चल रहा है। तो फैशन ट्रेंड्स को हम लोग बहुत जल्दी एनालिसिस करते हैं और उसको विश्व में सबसे फास्ट गति के साथ में हम लोग डिजाइन्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये एक हमारे जायड की खास बात भी है। तो हम लोग जैसे ही फैशन ट्रेंड्स को हम लोग कैप्चर करते हैं हमारे टूल्स के थ्रू, हम उसको फटाफट से बनाते हैं। और जो हमारे ब्रांड्स जो हमसे आज पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको हम लोग ये पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले 2 साल में जो फैशन ट्रेंड्स को पकड़ने की जो प्रक्रिया है, वो हमने काफी तेज की है। और साथ में जो फैशन ट्रेंड्स अब बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, उसको हम लोग भाप कर, उसको हम लोग मेजर करके, और हमारे ब्रांड्स को बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छे हम लोग एक डिजाइन देते हैं। रितेश, कोई भी कारोबार बिना प्रतियोगिता, बिना कंपटीशन के बेहतर नहीं बनता। तो जरा अपने पेयर्स के बारे में बताइए, कंपटीशन के बारे में बताइए, किन्हें अपनी प्रतियोगिता में, अपने कंपटीशन में आप देखते हैं? प्रशांत जी, मैं सच कहूँ तो हमारा कंपटीशन भारत में किसी ब्रांड से नहीं है, हमारा कंपटीशन चाइना से है। क्योंकि सी, हम लोग आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और हमारा जो कंपटीशन है, हम लोग आज चाइना से इसलिए करते हैं क्योंकि आज इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 4% 5% के आसपास ही है। वहीं पे चाइना आपको पता है कि कितना आगे है, वहीं पे बांग्लादेश आपको पता है कितना आगे है। तो हम लोग, और ये मार्केट इतना बड़ा है, यदि हम लोग भारतीय कंपनियों से तो हम लोग सीखते हैं। तो उनसे कंपटीशन की जगह हमारा कंपटीशन आज चाइना में जो बैठे हुए होलसेलर्स हैं, जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहां से हम लोग पूरा कंपटीशन वहां से हम लोग करते हैं। और उनको हम लोग कम्पीट करते हैं कि उनके यहाँ पर जो एक्सपोर्ट वो लोग जो कर रहे हैं, उससे बेहतर हम लोग कैसे भारत के मैन्युफैक्चरर से हम लोग एक्सपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे प्रशांत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज इंडिया में 1 लाख से ज्यादा एसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि 100 से ज्यादा, 100 से कम मशीन वो लोग रखते हैं। यदि हमने इन सबको डिजिटाइज कर दिया, यदि हमने इन सबको प्रोसेस के साथ में ट्रेंड कर दिया और टेक्नोलॉजी हमने दे दी, तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि जो आज भारत आज 4 से 5% के एक्सपोर्ट में शेयर करता है, वही भारत कल को 50% के आसपास का ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर कर रहा होगा। तो इसलिए हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ चाइना से और वर्ल्ड वाइड जो बांग्लादेश और वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग वहां से है। रितेश, अब जरा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आगे ग्रोथ का क्या प्लान है, और जो पूरा बिजनेस का इकोनॉमिक्स है, आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू और बाकी चीजों के लिहाज से किस तरह की यात्रा रही है अब तक? बिल्कुल प्रशांत जी, तो पिछले 1.5 साल में हमने मल्टीफोल्ड हमने ग्रोथ की है। और जीरो से स्टार्ट होके हमने बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमने बिजनेस किया है। और हम लोग
शून्य से हमने स्टार्ट करके आज हम लोग सैकड़ों ब्रांड्स को वर्ल्ड वाइड हम लोग एक सर्विस दे रहे हैं। इस फंड के साथ में हम मैक्सिमम इस फंड का यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे हमारी एआई टेक्नोलॉजी को और डेवलप करने में। जो हमारे सप्लायर्स है, छोटे छोटे सप्लायर्स है, जिनको कि हमें फैशन ट्रेंड्स हमको देने होते हैं, उन ट्रेंड्स को और अच्छे से देने में, जिससे कि वो वर्ल्ड वाइड तरीके से चाइनीज और बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को compete कर सके। तो वहां पे हम उनको सपोर्ट हम लोग करेंगे। इस फंड का हम लोग यूज करेंगे बहुत राइट टैलेंट को हायर करने में, जिससे कि हम एक राइट टैलेंट के साथ में, अच्छे टैलेंट के साथ में जल्दी से जल्दी और भी हम लोग ग्रोथ कर सकें। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। बाकी अभी आने वाले 1 साल में, 2 साल में हमें वर्ल्ड के जितने ब्रांड्स हैं, उन सब ब्रांड्स को हमको ऑनबोर्ड करना है और इंडिया की एसएमई मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको और मजबूत करना है। बिल्कुल रितेश, और हम चाहेंगे कि ये जो प्रॉफिट वाली, मुनाफे वाली यात्रा है और नए नए इनोवेशन की जो यात्रा है वो जारी रहे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यंग एंटरप्रेन्योर जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या आप बेसिक सलाह देंगे किसी भी स्टार्टअप या किसी कारोबार में उतरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रशांत, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज हम लोग स्वर्णिम युग में जी रहे हैं भारत के, जहां पर कि कोई भी किसी भी सपने को पूरा कर सकता है। ये युग पिछले 15-20 साल से स्टार्ट हुआ है और और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेरी 3 चीजें हैं जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि यदि कोई भी आदमी फुल पैशन से काम करता है, अपने पूरे मन से काम करता है, साथ में वो अपना कमिटमेंट दिखाता है और उसके बाद में डिसिप्लिन वो लाइफ को जीकर अपने स्टार्टअप को, एक जर्नी को करता है, तो उसको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के पैरामीटर इससे नहीं हो सकते कि आपने कितना रेवेन्यू किया या फिर कितना आपने बिजनेस किया। सक्सेस का पैरामीटर सर उससे होता है जिसमें कि आपने कितने लोगों की जिंदगी में आपने चेंज किया। आप एक आदमी से लेके आप करोड़ों आदमी की आप जिंदगी में चेंज करना चाहते हैं और आप उसके लिए स्टार्टअप करते हैं, तो उस स्टार्टअप का महत्व एक ज्यादा होता है। इसलिए पैशन के साथ में, और जो कमिटमेंट, आपको याद होगा कि एक डायलॉग है जिसमें कि मैंने एक बार खुद से कमिटमेंट कर दी, फिर मैं दुनिया की नहीं सुनता। तो उस वाले विचार के साथ में जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, उस विचार के साथ में आप अपने आइडिया को लेकर आप प्रेजेंट करते हैं, दुनिया के सामने जाते हैं, तो हर मुकाम पे आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा मुश्किल आपको अपना जीवन इसके लिए करना होगा, थोड़ी सी आपको चुनौतियां आपको उठानी होंगी। यदि आप वो चुनौतियां उठाते हुए आप अपने काम को पूरा करते हैं, तो फिर जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो यही मेरा जितने भी मेरे फेलो एंटरप्रेन्योर हैं उनको ये कहना है कि आप ये छोड़ दीजिए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। आप ये छोड़ दीजिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। आप ये छोड़ दीजिए कि आपके साथ में कौन है कौन नहीं है। एक अच्छी टीम बनाइए, पैशन दिखाइए, कमिटमेंट आप दिखाइए और डिसिप्लिन तरीके से आप अपने विचार को दुनिया तक लेकर जाइए, तो आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा लगा रितेश आपसे बातचीत करके। आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं। चलिए, ये तो हुई रितेश से बातचीत और यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक और खास दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष लूनिया साहब, को फाउंडर flexiloans.com के। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे तो सबसे पहले एमएसएमई की जो पूरी तस्वीर है भारत में, उसके बारे में जरा इंसाइट्स दीजिए। अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ स्टोरी आखिर है क्या एमएसएमई इंडस्ट्री में? आई थिंक एमएसएमई हमारे घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ के पास जो हमें सारा सामान प्रोवाइड करते हैं, बीट किराना स्टोर या एक रेडीमेड गारमेंट, वो एक्चुअली रियल एमएसएमई हैं। गांव में जाएंगे तो जो आपको टेक्सटाइल्स, मोबाइल फोन्स के रिटेल आउटलेट्स हैं, कितनी बार डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो छोटे लघु उद्योग हैं इफेक्टिवली, वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर पूरे सब जगह यूज हो रहे हैं। एमएसएमई की बात करना चाहें अंडर द न्यू आरबीआई गाइडलाइंस, अब जो पीएसएल या एमएसएमई की डेफिनेशन है, अबाउट 10 करोड़ एमएसएमई विक्रेता हैं पूरे भारत के अंदर आज के दिन पे। और क्रेडिट पेनिट्रेशन की पर्सपेक्टिव से बात करना चाहें तो ये नंबर अबाउट 15% ऑफ देम इनको कोई फॉर्मल क्रेडिट से इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट मिला हुआ है। मनीष, जरा मैं चुनौतियों की बात करूंगा, समस्याओं की अगर हम बात करें, खासतौर पे एसएमई इंडस्ट्री में और खासतौर पे अगर स्पेशली क्रेडिट स्पेस को अगर हम देखें भारत में, तो वो किस तरह का है? भारत के अंदर जैसे क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट पेनिट्रेशन एमएसएमई में भारत का लेस देन 15% है। ये नंबर अगर चाइना का लेंगे तो 37 है, यूएस का लेंगे तो 50% है, विच मीन्स कि काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। वेरेज अगर आप किसी भी एमएसएमई के पास जाएंगे, हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट की, स्पेसिफिकली भारत में
जहाँ फेस्टिवल टाइम में एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और साल में 6-7 महीने ऐसे होते हैं जहाँ फेस्टिवल टाइम होता ही होता है, कोई ना कोई गर्मी सर्दी बारिश, आप एक अलग से साइड बिजनेस करना चाहते हैं इन मौकों पे, तो वर्किंग कैपिटल डिमांड बढ़ती है। तो आप आज तक क्या होता है, इनफॉर्मल फैमिली एंड फ्रेंड्स यूज होते थे, बट वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है विद न्यूक्लियर फैमिलीज एक्सेट्रा। तो बहुत बड़ी डिमांड रिक्वायरमेंट है, बट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी भी पुरानी मेथड से अंडरराइटिंग कर रहे हैं, जिनको एसेट बेस चाहिए, पूरा ITR चाहिए, टर्नओवर चाहिए। तो इसी में डिजिटल जो लास्ट 5-6 सालों में जो डिजिटल बूम है, वहाँ कंपनीज लाइक फ्लेक्सी लोन्स उनकी कैश फ्लो और बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके बेसिस पे क्रेडिट मुहैया करा रही है। बट आज के दिन पे सबसे बड़ा इशू है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, एसेट को अभी भी मांगना। सारा डेटा जो GST का है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है फॉर क्रेडिट अंडरराइटिंग, वो बढ़ रहा है बट अवेलेबल नहीं है। कुछ KYC इश्यूज हैं जिसकी वजह से, क्योंकि बिजनेस के लिए KYC सिर्फ या तो GST है या अब उद्यम आधार लास्ट 1-1.5 साल में पॉपुलर हुआ है, तो उसकी वजह से लेंडिंग डिफिकल्ट हो रही थी। बट देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जो हो रहे हैं आजकल के ज़माने में। बिल्कुल मनीष, और वाकई ये इंसाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब ज़रा अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, आगे ग्रोथ के क्या प्लान हैं आपके? तो मेरी कंपनी का नाम है flexiloans.com। लास्ट 8 साल से हम MSME को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भारत में वन ऑफ द अग्रणीय फिनटेक लेंडिंग कंपनी है फॉर MSMEs। हर साल हमें अबाउट 40 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पे आके। अबाउट 20,000 पिन कोड और 2,000 प्लस सिटीज एंड टाउन से ये लीड्स आती हैं। हमने आज तक 1.5 लाख लोगों को लोन प्रोवाइड 1.5 लाख लोन्स प्रोवाइड किए हैं, अबाउट 5,000 करोड़ प्लस के। तो MSME छोटे लोन डिजिटल मेथड से ओरिजिनेशन होते हैं, जहां हम पार्टनरशिप्स करते हैं कुछ प्लेयर्स से जो MSME इकोसिस्टम में काम करते हैं, या डायरेक्टली कस्टमर्स हमें अप्लाई करते हैं। और पूरा मेथड डिजिटल होता है, जहाँ पे हम उनके बैंकिंग डेटा और सेल्स डेटा के बेसिस पे एक क्रेडिट मुहैया कराते हैं, एंड देन कस्टमर्स को मिलकर लोन डिसबर्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनीष आपका, हमसे बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, और आपको और आपकी पूरी टीम को कारोबार के लिए शुभकामनाएं। और स्टार्टअप मंत्रा में जैसा हमने आपसे वादा किया था, अब हम चलते हैं शो के आखिर में और आपको छोड़े जाते हैं एक बेहद खास बातचीत के साथ। जी हां, मंजरी सिंघल जो कि बिजनेस हेड हैं FMCG और मर्चेंडाइज सेगमेंट की फ्लिपकार्ट में, उनसे खास बातचीत की मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ग्लैम फेस्ट के बारे में कुछ बताएं। और ब्यूटी स्पेस में काफ़ी कंपटीशन है, अगर नायका, टाटा क्लिक की बात करें, टीरा, उनके सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या उनके खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है। तो इस सारे क्लटर में आप किस तरह से परफॉर्म करने के लिए देख रहे हैं? धन्यवाद ऐश्वर्या। थोड़ा मैं आपको बताती हूँ ग्लैम फेस्ट के बारे में। ये हमारा दूसरा एडिशन है ग्लैम फेस्ट का। हमने पिछली साल पहला एडिशन किया था, जहाँ हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ब्रांड से, इन्फ्लुएंसर्स से। तो इस साल हम लोगों ने उसका स्केल कुछ 10x किया है। 3,000 कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, कुछ 100 ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें लगता है ये एक बहुत अच्छा माध्यम है एक ब्रांड को अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए, एक इन्फ्लुएंसर को अपना कंटेंट बनाने के लिए और कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। हम बस बीच में उसके सूत्रधार बनना चाहते हैं, ताकि ये सब लोग साथ आएं और हम लोग साथ में बेनिफिट कर सकें। कंपटीशन की बात करें तो फ्लिपकार्ट किस तरह से प्लेस्ड है, और आप किस तरह का मार्केट शेयर देख रहे हैं ग्रो करने के लिए ब्यूटी स्पेस में स्पेसिफिकली? तो अगर हम लोग ब्यूटी की बात करें और ई-कॉमर्स की बात करें, तो हमारा पेनिट्रेशन ई-कॉमर्स का बहुत कम है, अर्ली डबल डिजिट्स में है। तो जितने ज़्यादा लोग हैं, मुझे लगता है उतनी ज़्यादा ई-कॉमर्स में पेनिट्रेशन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। सबके अपने अपने निशेस हैं। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों का स्ट्रेंथ टियर 2, टियर 3 मार्केट से आता है, एंड वहाँ पे हम अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वहाँ पे हमारे कस्टमर्स हमें ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ, जैसे नायका है, वो मेट्रो में ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। तो मेरे हिसाब से सबके लिए रूम है ग्रो करने के लिए, सबका अपना अपना एक नीश है, और सब साथ में मिलके इस ई-कॉमर्स की पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं।
इसका अगर आप ब्रेक डाउन दे सके, अर्बन वर्सेस रूरल या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, फ्लिपकार्ट का परसेंटेज वाइज अगर बता सके क्या ब्रेक डाउन है, और पिन कोड्स में क्या इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं आपके डिलीवरीज या ज्योग्राफीज में? श्योर। तो हम लोग का अगर टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स का शेयर देखें तो 60 से 65% टीयर 2 टीयर 3 मार्केट से आता है, बाकी मेट्रो मार्केट से आता है। जहां तक इंक्रीज की बात है तो टीयर 3 मार्केट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ से हमें नए कस्टमर मिल रहे हैं। खाली ब्यूटी पर्सनल केयर के लिए नहीं, फ्लिपकार्ट के लिए नए कस्टमर्स मिल रहे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म में आके पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं प्रोडक्ट्स और खरीदना चाहते हैं। दूसरे साइड टीयर 2 मार्केट्स में लोग ज्यादा बारी परचेस कर रहे हैं हमारे पास से। तो पहले अगर वो लोग 2 बार आते थे साल में, तो अब 3 बार आ रहे हैं। उससे भी हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। तो पिन कोड्स में कोई इंक्रीज होते हुए देखेंगे? एक्सपेंशन अगर जो करंट लेवल्स पे है वो क्या है, और कितना बढ़ते हुए नजर आ सकता है? जहां तक पिन कोड कवरेज की बात है तो 95% प्लस पिन कोड कवरेज फ्लिपकार्ट ऑलरेडी केटर करता है। तो आई थिंक टास्क जो बड़ा है कि जो छोटे छोटे पिन कोड्स हैं जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, सिर्फ फ्लिपकार्ट लार्जली पहुंच पाता है, वहां पे कैसे हम पेनिट्रेशन बढ़ाएं, वहां पे कैसे डिमांड बढ़ाएं। एंड वो हम देख भी सकते हैं क्योंकि जैसे लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनका प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ये मार्केट्स में बन पा रहे हैं। अब FSSAI ने रिसेंटली कुछ हेल्थ ड्रिंक्स को लेकर, जो अभी कैटेगराइज नहीं कर सकते हो आप हेल्थ ड्रिंक्स की तरह, वो उस चेंज के बाद किस तरह का रिस्पांस दिखा है? क्या वहां पर कुछ सॉफ्टनिंग नजर आ रही है या कंज्यूमर्स वहां पर कट बैक कर रहे हैं? जो FSI का नया रेगुलेशन आया उस हिसाब से हम लोग ने फुल कंप्लायंस अपने प्लेटफॉर्म पे किया है। अभी तक हम कुछ सॉफ्टनिंग नहीं देख रहे हैं। जो कस्टमर्स आके वो प्रोडक्ट्स खरीदते थे वो अभी भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक स्लो डाउन पिछले साल हमने देखा था और प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड था, तो अभी किस तरह का ट्रेंड देखेंगे 2024 के लिए? रेस्ट ऑफ द ईयर कैसा नजर आ रहा है? प्रीमियमाइजेशन एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। ये खाली मेट्रो में नहीं, ये टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में भी देखने को मिल रहा है। और जब मैं प्रीमियमाइजेशन की बात करूं, ये सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये प्रीमियम फॉर्मेट्स की तरफ, जैसे सनस्क्रीन स्टिक हो गया, आपका परफ्यूम हो गया, आपका सीरम्स हो गया, इसकी तरफ भी बढ़ रहा है। दूसरी जगह जहां ये ट्रेंड जा रहा है वो है इंग्रेडिएंट बेस्ड शॉपिंग। तो आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी, एलोवेरा, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरे साइड जो साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट होते हैं लाइक कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी सर्चेज हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही हैं। आखिरी सवाल, कंज्यूमर्स का एक अगर हम उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप दे सके, एक तो है कि अर्बन वर्सेस रूरल कंज्यूमर का जो एवरेज बास्केट साइज है वो क्या है और फ्लिपकार्ट पे किस तरह नजर आता है, और आपके जो बिग बिलियन डे सेल्स पर कंज्यूमर्स वर्सेस रेस्ट ऑफ द ईयर किस तरह से चेंज होता है? गॉट इट। बास्केट साइज की हम लोग बात करें तो मेरे ख्याल से हम लोग इनकरेज करते हैं कि आप बार बार आओ और जो अपनी नीड्स है वो खरीदो। ऑन एन एवरेज एक बारी में एक कस्टमर रफली 2 प्रोडक्ट खरीदता है ब्यूटी पर्सनल केयर के। ऑफलाइन में मेरे हिसाब से बिकॉज एक ओकेजन बन जाता है, लिस्ट बनती है, तो वो ज्यादा होगा। अगर आप एवरेज बास्केट वैल्यू की बात करें उस हिसाब से ऑफलाइन में बड़ी होती है। ऑनलाइन कन्वीनियंस देता है कि कभी भी खरीद लो, जब नीड आए तब खरीद लो। हमारा एवरेज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जो हम लोग बेचते हैं वो ऑफलाइन से थोड़ा ज्यादा होगा। एवरेज ब्रेकअप में अगर आप अर्बन वर्सेस रूरल एवरेज बास्केट साइज बता सकें? अब मेरे ख्याल से अर्बन और रूरल में बहुत फर्क नहीं दिखता है हमें बास्केट साइज में। ये एवरेज 2 नंबर जो मैं बोल रही हूँ अर्बन में भी है, रूरल में भी होगा। जो नए कस्टमर्स आते हैं वो स्मॉलर बास्केट साइज से अडॉप्ट होते हैं, बट वो धीरे धीरे जैसे ही प्लेटफॉर्म से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो अपनी सारी नीड्स प्लेटफॉर्म में मूव करते हैं। तो या तो उनका बास्केट साइज बढ़ जाता है या वो जितनी बार हमारे प्लेटफॉर्म में आके खरीदते हैं वो बढ़ जाता है। कोई रेंज बता सके? ऑन एन एवरेज 4 से 5 बारी एक कस्टमर खरीदता है हमारे प्लेटफॉर्म में साल में प्रोडक्ट। और
सेल डेज वर्सेस नॉन सेल डेज में किस तरह आपके कंज्यूमर्स का जो विजिट होता है आपके प्लेटफॉर्म्स पर, वो किस तरह चेंज होता है? सेल डेज में हमारे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बिकॉज वो एक छोटे पीरियड के लिए होता है और बहुत सारी चीज़ें ऑफरिंग पे होती हैं। तो अलग अलग सेल डेज में अलग अलग इंक्रीज देखते हैं हम लोग। अगर एक मैं बड़ी सेल की बात करूं तो 1.5 गुना 2 गुना कस्टमर्स आ जाते हैं। एक अगर छोटा एक्टिवेशन है, बिगनिंग ऑफ द मंथ है, जहां लोगों को सैलरी मिल रही होती है, तो 10% ज़्यादा, 20% ज़्यादा, इस हिसाब से लोग आते हैं। थैंक यू सो मच।